हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे आपकी घटना चक्र आई दृष्टि जो सेकंड पार्ट आया हुआ है, उसी के हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू कर चुके हैं और जिसमें अब तक आप लोगों की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसमें पहली और दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने कवर किया था दोस्तों आपके सूक्ष्म दृष्टि वाले टॉपिक को, जो ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो थर्ड लेक्चर आया था जिसमें हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें अपडेटेड सेक्शन था। और आज हमारा जो टास्क रहेगा वो आज हमारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए रहेगा। और ध्यान रखना कि अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो केवल अपडेटेड सेक्शन वाला पढ़ेंगे, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। हम पूरे ईयर का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे ईयर का ऑलरेडी, जब आरओ एग्जाम से पहले ईयरली मैगजीन आई थी जिसमें जुलाई से लेकर जून तक के सारे करंट अफेयर्स थे, उसमें मैंने पूरी क्लास कंप्लीट करा दी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, इसमें मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं नोट्स में भी कन्वर्ट करता था, लेकिन अब टाइम नहीं है नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको यही पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मैंने इन टॉपिक्स तक कवर किया, जैसे भारत और घाना के संबंध को कवर कर लिया है। अब इसके बाद आता है आपका भारत और क्रोएशिया का संबंध, या फिर भारत अंगोला का संबंध, या फिर भारत साइप्रस का संबंध, भारत पराग्वे का संबंध, भारत चिली संबंध। ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको YouTube पर करा रखा है। कहां पर मिलेगा चलिए मैं बता देता हूं। जब आप हमारे YouTube चैनल पर आएंगे, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, कहां पर प्लेलिस्ट में जब आप यहां पर फॉलो करेंगे इस चीज को, तो इस प्लेलिस्ट में आप आकर देखेंगे। यहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी आई दृष्टि करंट अफेयर्स की, ठीक है, 2025। इसको ओपन करेंगे तो पहले तो इसमें आपको 3 लेक्चर देखने को मिलेंगे। सूक्ष्म दृष्टि लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपका राष्ट्रीय दृष्टि थी, जो पार्ट 2 अपडेटेड का था। लेकिन आईआर के टॉपिक कहाँ पे मिलेंगे? तो जब मैंने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा से पहले ये सारे टॉपिक्स कराए थे, जैसे यहाँ पे देखोगे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, यूपी स्पेशल, और फिर इसी में मैंने आर्थिकी पढ़ाया था, वैज्ञानिक परिदृश्य भी पढ़ाया था आर्थिकी। तो इसमें जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहां पे देखो भारत पराग्वे, भारत क्रोएशिया के संबंधों को भी जो है कि डील किया है। और इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे भारत अंगोला, भारत साइप्रस, तो ये सारे टॉपिक मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, जो लगभग 2 महीने पहले ही पोस्ट की गई थी। तो इसे आप यहां से पूरा कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आपने पूरी मैगजीन नहीं कराई तो क्या ये हमारा टॉपिक अधूरा रहेगा, बिल्कुल नहीं। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है क्योंकि कुछ बच्चों की जानकारी नहीं होती है कि सर हम पूरा कैसे कवर करेंगे, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ही टॉपिक है दोस्तों भारत और मॉरिशस के बारे में संबंध की। देखो अभी क्या है कि 9 से 16 सितंबर के बीच में, 11 सितंबर को प्रधानमंत्री जो है मॉरिशस के, वो भारत आए हुए थे और साथ ही साथ उनकी बनारस में भी एक राजकीय यात्रा थी और वहीं पर मोदी जी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाल, जो कि राम गुलाम, 9 से 16 सितंबर 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ शहरों की यात्रा की, जिसमें अगर आप देखोगे तो मुंबई की यात्रा की थी, वाराणसी, अयोध्या, देहरादून, तिरुपति और दिल्ली। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में वो वाराणसी और अयोध्या में गए थे और वाराणसी में ही उन्होंने मोदी जी के साथ वाराणसी के ताज होटल में 11 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और वहीं पे कुछ समझौते भी हुए, जैसे CSIR जो है हमारे इंडिया का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक समझौता ज्ञापन हुआ। साथ ही भारत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जो कर्मयोगी भारत और मॉरिशस के लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के मध्य में भी एक समझौता हुआ। क्योंकि भारत में क्या होता है कि जो हमारा DOPT मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा क्या होता है जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए कर्मयोगी भारत जो है कि प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो उसके माध्यम से हम मॉरिशस के भी जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उनके बीच में हुआ। साथ ही हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भी एक नवीनीकरण करने का समझौता किया गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो सारे बातों को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि कभी भी आप अगर पेपर को उठा के देखो, प्रीवियस ईयर पेपर के, UPSC क्या करता है बहुत डिटेल से पूछता है एक एक कॉन्टिनेंट, मतलब एक एक कंट्री का समझ। लेकिन UPPCS जनरली 2-3 बातें पूछेगा कि कौन से प्रधानमंत्री आए थे, किस देश के थे, किस यात्रा पे थे, या कोई बहुत बड़ा अगर लैंडमार्क कोई समझौता हुआ है तो उसको पूछता। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज नहीं बनाता है फॉरेन कंट्रीज के साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीजें बस हमें कवर करनी है। जैसे भारत के द्वारा भी मॉरिशस को कुल $680 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। अब यही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस को कितने आर्थिक डॉलर के पैकेज दी गई, तो $680 मिलियन। साथ ही साथ भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में ही स्थापित हुआ और अब वहां पर आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 बेड के
सर शिवसागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल और वेटरनरी स्कूल एवं पशु अस्पताल के निर्माण में सहयोग देगा। तो भारत ने अभी तक जन औषधि केंद्र वहां पर खोला, जो दुनिया का पहला ऐसा देश था, और वहां पे आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करेंगे। 500 बेड के सर शिवसागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण होगा और वेटरनरी स्कूल एवं पशु अस्पताल के निर्माण में भी सहयोग देगा। तो ये भी भारत के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। मॉरिशस में ऑलरेडी यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी हमने पहले ही कर रखी है। और 11 से 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर थे और उसी यात्रा के दौरान इन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। तो ये पूरा टॉपिक हो गया आपका। और यहाँ पर और भी देखते हैं कुछ। जब वो वहाँ पर गए हुए थे तो 12 मार्च को पोर्ट लुइस में आयोजित मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय समारोह जो था मॉरिशस का, वहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे। और इसी दौरान मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका एक कीवर्ड्स आपको याद रखना है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर की चाबी है नरेंद्र मोदी, तो इसको जो है कि सम्मानित किया गया इस नाम से। बदले में मोदी जी ने क्या किया कि मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल, इन दोनों लोगों को ओसीआई कार्ड प्रदान कर दिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओसीआई कार्ड धारक आप बन गए और भारत की बहुत सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। साथ ही साथ मोदी जी और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडिट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये तब की बात बता रहा हूँ जब मार्च 2025 में ही मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पे थे। तो ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए थे वो पढ़ लिया। अब प्रधानमंत्री जब मोदी मॉरिशस गए थे वहां पे क्या क्या इन्होंने काम किए, ये भी आपको इसी के साथ कवर कर दिया। पता होना चाहिए कि भारत में जितना भी एफडीआई आता है उसमें सिंगापुर के बाद सेकंड नंबर आपका मॉरिशस होता है, क्योंकि मॉरिशस भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एफडीआई इन्वेस्ट करता है। क्लियर हो गई। अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, हम लोग भारत और सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, ये 2 से 4 सितंबर 2025 को भारत के आधिकारिक यात्रा पे थे या आधिकारिक दौरे पर थे। और इस दौरान वो महात्मा गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो कि नई दिल्ली में राजघाट जो है जगह, वो किसके लिए, महात्मा गांधी जी के लिए है, मतलब कि श्रद्धांजलि वहाँ पे अर्पित की जाती है। और इसी दौरान 8 मुख्य क्षेत्रों में क्या किया गया, समझौता किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान होना चाहिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर। जैसे आर्थिक विकास करेंगे, यानी इकोनॉमिक सहयोग रहेगा, कौशल विकास, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन, जन दर जन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, इन 5 जो 8 कोर एरियाज होते हैं उनमें सहयोग किया गया है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आयोग पूछ सकता है, बिल्कुल। देखो, दोनों प्रधानमंत्रियों ने महाराष्ट्र में नवी मुंबई के भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल BMCT, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का संयुक्त वर्चुअल उद्घाटन किया, और जो कि भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है। और इसमें सिंगापुर की भी लगभग PSA इंटरनेशनल का $1.3 अरब का निवेश शामिल है। इसलिए जो है कि भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न इस तरीके से। बाकी जो दस्तावेज हस्ताक्षरित किए गए वो लगभग सब कुछ सेम ही सेम होता है, तो वो एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो। और सिंगापुर की बात करें तो आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, और प्लस भारत में जितना भी FDI आता है उसमें सबसे अधिक भागीदारी सिंगापुर की होती है। अप्रॉक्स मान के चलो कि 11% के आसपास इसकी भागीदारी होती है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखेंगे कि भारत और भूटान। अब भारत भूटान के संबंध क्या है, तो प्रधानमंत्री जो यहाँ के शेरिंग तोगबे ने 2025 में भारत की 2 महत्वपूर्ण यात्राएं की थी आधिकारिक। एक इन्होंने यात्रा की थी फरवरी 2025 में, और अभी जो लेटेस्ट की थी वो सितंबर 2025 में। तो 2 महत्वपूर्ण यात्राएं हैं इनकी। सितंबर में इन्होंने 3 से 6 सितंबर 2025 के दौरान की, जिस दौरान ये बिहार के राजगीर में शाही भूटान मंदिर के अभिषेक या संस्कार समारोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान देना कि बिहार के राजगीर में कौन सा मंदिर है, एक तरीके से शाही भूटान मंदिर, और उसका अभिषेक या संस्कार जब इस समय किया गया था तो वहां पर ये शामिल थे। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी इन्होंने दर्शन और पूजन किया। क्लियर। और दूसरा है इनकी जब फरवरी 2025 की यात्रा थी तब ये भारत मंडपम में आयोजित हुआ था स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण में भी इन्होंने भागीदारी की थी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट संबंध थे इनके। फिर भारत और चीन की बात करते हैं। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के दौरान अभी SCO की मीटिंग हुई थी। कहां पे हुई थी, चाइना के तिनतियान प्रदेश में हुई थी, मतलब क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, हम उसको SCO की मीटिंग को आगे टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसी दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की थी और चाइना के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा की, जो कि पिछले 7 वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा है। अगर देखोगे तो चाइना जो है कि वो लगभग 7 वर्षों में पहली जो है कि उनकी यात्रा दिखा रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कस हुआ होगा, तो बाकी चीजें तो हम एससीओ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं कि वर्ष 2025 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पे कई स्मारक गतिविधियों और सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। तो देखो चाइना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो उसके 75 जो आपके राजनयिक संबंध पूरे हुए हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के आपको रखना है। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है, विकास साझेदार है। ये दोनों देशों के नेताओं ने स्पष्ट रूप से अपना एक डिक्लेरेशन दिया, घोषणा किया, कहा कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक डेवलपमेंट के पार्टिसिपेशन है, यानी विकास के साझेदार है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ड्रैगन हाथी डांस का रूपक भी दिया। इसका मतलब क्या कि ड्रैगन वहां का नेशनल सिंबल हो गया, हाथी हमारे यहाँ का हो गया, तो इन दोनों के सहयोग को दिखाया गया कि ड्रैगन हाथी डांस का रूपक भी दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया है कि भाई आपको भी भारत में आना है, क्योंकि अभी 2025 का जो ब्रिक्स समिट हुआ वो ब्राजील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में, इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, और 2026 का भारत में होगा, 2024 का कजान में हुआ था रूस में। तो यहां तक ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भारत रूस। इसी समय भारत और रूस की भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी इसी एक्सियो समिट के समय। तो चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की। द्विपक्षीय का मतलब होता है जब दो देश केवल आपस में वार्तालाप करते हैं, तीसरे किसी भी देश के पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र रोकने और समस्या के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन जताया है कि किसी भी तरीके से आप रूस और यूक्रेन के संकट को रोकिए, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर जो है कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं और भारत को भी काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को वर्ष के अंत में भारत में होने वाले 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुनः आमंत्रित किया है और 22वां वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन 2024 मॉस्को में हुआ था। तो आपको समझना होगा कि देखो भारत और रूस के बीच में क्या होता है, प्रति वर्ष एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होता है। तो जो 22वां हुआ था वो मॉस्को 2024 में हुआ था रूस में, और अब होगा 2025 जो इस वर्ष के अंत का मतलब हो गया 2025 में। तो यहाँ पर भी इन्होंने आमंत्रित किया है भारत को, मतलब भारत ने। अब चलते हैं भारत और जापान। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्कस इसको डिटेल में किया है। देखो नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा 29 से 30 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक रही। मोदी जी की यह 8वीं जापान यात्रा है, जिसमें 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 29 अगस्त को टोक्यो में हुआ था। देखो कई जगह ऐसे देशों के साथ भारत के संबंध है जहां पे हम द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करते हैं। जैसे अभी मैंने रूस का बताया आपको, 22वां रूस में हुआ था मॉस्को में और 23वां भारत में होगा इस वर्ष। उसी तरीके से 15वां भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 29 अगस्त टोक्यो में हुआ। तो अगला वाला कहाँ पे होगा, भारत में होगा। अब दोनों पक्षों के द्वारा इस समय क्या किया गया, मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल, जिसको हम लोग जो है कि MAHSR भी कह सकते हैं, या फिर बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है आपने सुना होगा मुंबई अहमदाबाद के बीच में। तो इन परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए इसकी जल्दी शुरुआत करने को सुनिश्चित किया गया है। और 2030 के दशक के प्रारंभ में E10 सीरीज शिकानसेन भारत में लाने में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। E10 सीरीज को भी जो है कि यहाँ पर लाने में सहयोग किया जाएगा। तो ये इतनी बेसिक बातें होगी। आगे अगर हम बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी क्या होता है, जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता तो सिंबॉलिक तौर पे जो है कि कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कोई वस्तु दे दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से मोदी जी को भी ताकासाकी गुनमा स्थित सोरिजोन दारुमजी मंदिर के मुख्य पुजारी सेसी हिरोसे के द्वारा दारुमा गुड़िया प्रदान की गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जापान से उनको क्या मिला, एक दारुमा गुड़िया। अब जैसी इस तरीके की कोई इंटरनेशनल वस्तु मिल गई तो तुरंत चर्चा में आ सकता है कि दारुमा गुड़िया क्या होती है। देखो जापान में दारुमा परंपरा कांचीपुरम से आए प्रसिद्ध जो प्राचीन भारतीय बौद्ध भिक्षु थे बोधि धर्म, इनका जापानी नाम था दारुमा दाइशी, इनकी विरासत पर आधारित है। तो कहाँ से संबंधित है, कांचीपुरम यानी तमिलनाडु से संबंधित है, और यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिनका नाम है, ये जब जापान में गए तो इनका नाम दारुमा दाइशी रखा गया, और इन्हीं की विरासत पे दारुमा नाम की एक गुड़िया है जो मोदी जी को समर्पित की गई। और जापान के द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 68 बिलियन US$ निजी निवेश का एक नया लक्ष्य रखा गया जो अगले दशक के लिए निर्धारित होगा। यानी 2030 तक जो है कि 2030-40 तक हम अगले 10 ट्रिलियन येन का जो है कि निवेश देखेंगे, जापान का आएगा भारत में। साथ ही साथ भारत और जापान AI पहल शुरू की गई है, अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी शुरू की गई है, और भारत जापान ने लघु मध्यम उद्यम मंच का भी शुभारंभ किया। जो MSME सेक्टर है भारत में, जैसे
लघु और मध्यम उद्यम मंच है। ठीक इसी प्रकार के जो जापान में होंगे, इन दोनों के बीच में एक साझेदारी मंच को भी शुरू किया गया। तो ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एग्जाम में किसी भी तरीके का अगर प्रश्न पूछेगा तो आप इजीली डील कर पाओगे। वैसे तो देखो डिटेल में बहुत पूछने का काम यूपीएससी करता है, यूपी पीसीएस इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम एक कहानी के तौर पर टॉपिक पढ़े रहते हैं तो आसान रहता है समझना। अब यहाँ पे हस्ताक्षरित प्रमुख दस्तावेज और समझौते कौन कौन से, तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे कि भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा, अगले 5 वर्षों में हम 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीयों सहित 5 लाख लोगों का द्विपक्षीय एक्सचेंज प्लान कर रहे हैं। मतलब 5 लाख लोग जो है कि जापान आएंगे या जापान से भारत आएंगे, लेकिन उसमें एटलीस्ट हम फोकस करेंगे कि 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो भारतीय होंगे वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, जापान में जाएंगे, जॉब करेंगे, जो भी काम करेंगे। इसी तरीके से ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर भी एक सहयोग किया जाएगा। डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और जापानी निवेश हेतु सहयोग हो सकेगा। क्या कह रहा है, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर सहयोग करेंगे, जिसमें क्या फोकस किया जाएगा कि डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा ताकि कार्बन का डीकार्बोनाइज किया जा सके, ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जाएगा और जापानी निवेश पर फोकस किया जाएगा। तो जापान ने अपने कितने निवेश की बात की अगले दशक में, 10 ट्रिलियन येन, ठीक है, जो वर्तमान में लगभग 68 बिलियन डॉलर के हिसाब से हो रहा है। इसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 1, 2, 3, 4, 5, तो जो चंद्रयान 5 मिशन है उसमें कौन सी स्पेस एजेंसी का सहयोग लिया जा रहा है, तो जापान का लिया जा रहा है। तो इसरो भारत की होगी, जाक्सा जापान की होगी, ल्यूपस मिशन और इसके क्रियान्वयन के लिए जापान क्या कर रहा है, चंद्रयान 5 के लिए भारत जापान स्पेस एजेंसियों का साझा सहयोग है। साथ ही साथ स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर भी एक संयुक्त मेमोरेंडम जारी किया गया। तो ये भारत और जापान के मध्य कुछ इंपॉर्टेंट आपके समझौते थे, संबंध थे, उनको मैंने डिस्कस किया है। अब भारत और फिजी के बारे में बात करेंगे। भारत और फिजी में क्या है कि फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं सिटिवेनी राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 को भारत की यात्रा पे थे। हैदराबाद हाउस, ये हैदराबाद साउथ में नहीं है बल्कि दिल्ली में भी हैदराबाद हाउस है, जहां पे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई और हिंद प्रशांत महासागर पहल में फिजी को भी शामिल किया गया। तो इस उपलक्ष्य में कह सकते हो कि फिजी कहाँ शामिल हो गया, हिंद महासागर की पहल में शामिल हो। और इसमें कुछ आपके जो समझौते हस्ताक्षरित हुए, तो यहाँ पे कह सकते हैं वॉलिमनी दोस्ती की भावना के साथ साझेदारी पर भारत फिजी संयुक्त वक्तव्य दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कीवर्ड्स। जन औषधि योजना के तहत भारत से दवाओं की आपूर्ति भी की जाएगी। फिजी में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। भारत मानक ब्यूरो और फिजी के राष्ट्रीय मानक एवं मापक विभाग के बीच मानकीकरण को लेकर जो है कि सहयोग किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि फिजी के सुबा स्थित भारतीय चांसरी भवन की लीज डीड फिजी द्वारा हस्तांतरित और CII जो कि भारत का कॉम्पिटिटिव जो है कि प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय आयोग जिसे हम कहते हैं, ये फिजी कॉमर्स एम्प्लॉय फेडरेशन के बीच में भी समझौता किया गया और नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच सहयोग किया गया। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में फिजी डेवलपमेंट बैंक का भारत के किस बैंक के द्वारा जो है कि समझौता किया गया। तो भारत के ऑप्शन में दे देगा RBI, सेबी, नाबार्ड या फिर SBI। तो इस तरीके के ऑप्शन बन सकते हैं। देखो प्रश्न बनाने का जो नेचर होता है ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर ही समझ में आता है कि GS में कैसा प्रश्न बनाता है आयोग, डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। करंट अफेयर्स में कैसा प्रश्न बनाता है। 2024 एक एक्सेप्शन था कि अपवाद के तौर पे बहुत ऊट पटांग प्रश्न बने थे, लेकिन हर बार बने ये जरूरी नहीं है। तो जो पैटर्न बन सकता है उसको ध्यान देना है। फिर फिजी के विश्वविद्यालय में एक हिंदी सह संस्कृत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई, यानी कि फिजी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रोफेसर होगा जो हिंदी और संस्कृत दोनों की जानकारी रखता होगा। तो इस शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और फिजी के पंडितों का भारत में प्रशिक्षण और फिजी में द्वितीय जयपुर फूड कैंप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और हील इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता भी की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको पता रहने चाहिए फिजी के भारत के साथ जो संबंध है उनके बारे में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो आगे के पॉइंट की हम बात करेंगे। भारत और फिलीपींस के संबंध की बात करेंगे। देखो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 4 से 8 अगस्त 2025 में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि जितने भी हम फॉरेन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके नाम याद होने चाहिए। क्योंकि अक्सर आयोग क्या करता है, कोई ना कोई कंट्री उठा के वहाँ के नए प्रधानमंत्री जो अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो यात्रा पे आए होते हैं, उनको मिलान करने के लिए दे देता है। ठीक है। और ये 75 वर्षों की राजनयिक मित्रता के प्रतीक के रूप में भी इंपॉर्टेंट रही यात्रा। 2025 से 29 के लिए 5 वर्षीय एक रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना अपनाई गई, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे पॉइंट पर फोकस किया गया है।
आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि और सजा याफ्ता व्यक्तियों के अंतरण से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी कि प्रत्यर्पण संधि जिसे आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से कोई अपराध करके या आर्थिक अपराध, चाहे दीवानी अपराध या फौजदारी अपराध करके फिलीपींस चला जाए, तो ऐसा नहीं कि वो फिलीपींस में जाकर सुरक्षित हो जाएगा, नहीं, प्रत्यर्पण संधि एक तरीके से कर ली गई है कि वहां पर फिलीपींस को फिर भारत में सौंपना पड़ेगा। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए संयुक्त संस्मारक डाक टिकट एक जारी किया, जिससे भारत और फिलीपींस का एक जुड़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्मारक जारी किया गया डाक टिकट, इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प कमल और सांपंगिता को उभारा गया है और 75 वर्षों की मित्रता का जो कि एक प्रतीक है। भारत द्वारा फिलीपींस के सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग प्रदान करने की घोषणा की गई है। अर्थात कि फिलीपींस का जो सॉवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत सहयोग करेगा। फिर और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, भारत और मालदीव के संबंधों की बात करते हैं। पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कर देना है, और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, भारत और मालदीव की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 से 26 जुलाई 2025 को भी मालदीव की राजकीय यात्रा संपन्न की। और ये जो 26 जुलाई को मालदीव के 60वें गणतंत्र दिवस समारोह गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पे प्रतिभाग किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐसी उपस्थिति रही। याद होगा, अभी मालदीव और भारत के संबंध एक साल पहले बहुत बिगड़े हुए थे, जिसमें जो वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू थे, जो चाइना कार्ड खेल रहे थे कि हम चाइना के जो है कि समर्थन करेंगे, भारत का विरोध करेंगे, और इस वजह से उन्होंने आर्मी वगैरह को हटाने का बहुत सारा जो है की बात की। तो मोदी जी जो है कि लक्षद्वीप और ऐसे जो है कि द्वीपों पे घूम के अपने भारत को, टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली थी। तो अब क्या है, जब उनकी थोड़ी सी मालदीव की थोड़ी समझ में आ गई कि नहीं भाई, भारत से टकराना गलत काम है, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है कि आमंत्रित कर लिया मोदी जी को। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मोइज्जू हैं। मोदी जी ने भारत की पड़ोसी पहले यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव से संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर प्रतिबद्धता जताई, क्योंकि भारत की पहली पॉलिसी कि हम नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पहले हम पड़ोसी पर फोकस करेंगे। फिर पड़ोसी में आपका श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, फिर आपका जो है कि मॉरिशस भी है, नेपाल है, भूटान है, ये सभी है। और उसी में जो विजन सागर है यानी विजन महासागर, जो सागरीय देश है जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इन देशों के साथ भी बेहतर संबंध फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर दोनों नेताओं ने इस अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिस पर भारतीय नौका उरु जो कि केरल की है और मालदीव की पारंपरिक मत्स्यायन नौका वधु धोनी दोनों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने देखा था कि फिलीपींस के भी जो है कि स्मारक टिकट पे जो है कि जब जारी किया फिलीपींस के संबंध को दिखाने के लिए, तो उसमें कमल वगैरह के चित्र थे। और यहाँ पे मालदीव के लिए दिखाया गया, तो यहाँ पे जो स्मारक चिन्ह था उस पे जो है कि जो भारतीय नौका केरल की उरु उसको दिखाया गया और मालदीव की नौका दिखाई गई वधु धानी। अब भारत से मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए, लगभग 550 मिलियन US डॉलर के ऋण सहायता भी दी गई, लाइन ऑफ क्रेडिट कह सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव द्वारा मान्यता देने पर भी समझौता किया गया। और भारत की NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे के पूरे मतलब भारत के अंतर्गत ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती हैं, उनके साथ साथ आपका इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच मालदीव में UPI के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता कर लिया गया। तो NPCI और NIPL ने मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ क्या किया, एक UPI को ट्रांजैक्शन करने के लिए समझौता कर लिया है। साथ ही साथ अभी तक आपको याद होगा कि यूक्रेन को जो है कि भीम ऐप, जो भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब्स थे वो दिए गए थे। ठीक है, लेकिन अब 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब सेट किसको दिए गए हैं, आपके मालदीव को भी दे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंधों की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 से 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम की एक आधिकारिक यात्रा की। भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते यानी कि सेटा भी कह सकते हैं, FTA पर भी हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट हो गया, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आप इसे कह सकते हो। तो भारत ने यूके के साथ भी कंप्लीट किया। अच्छा, वर्तमान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर आर्मिस्टर हैं, इनके मध्य द्विपक्षीय वार्ता के साथ इंडिया यूके विजन 2035 नीति दस्तावेज को अपनाया गया है। तो इंडिया और यूके का विजन जो अगला 2035 यानी अगले 10 वर्ष का टारगेट कुछ डिसाइड किए गए हैं, जिसमें साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय, इस समय कौन है, इसमें वहाँ के चार्ल्स तृतीय से सेंड्रिगम स्टेट में भेंट कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्हें पौधा भेंट किया, जिसे शरद ऋतु यानी ऑटमन सीजन में लगाया जाएगा।
और क्या क्या जो है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हस्ताक्षरित किए गए, तो पहला एक तो सेटा हो गया यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इंडिया यूके विजन 2035 को एग्रीमेंट किया गया। आपराधिक जांच में सहयोग के लिए भारत की सीबीआई और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच में समझौता किया गया। भारत की तरफ से सीबीआई रहेगी और यूके की तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी। अब सब कुछ छोड़ो, अब सेटा को जरा समझ लो, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ते थे सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और अब पढ़ रहे हो आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ रहे हो। तो भारत और यूके के बीच में जो ये व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता हुआ है, देखो हस्ताक्षर हुआ था 24 जुलाई 2025 को। इसमें भारत के द्वारा यूके की लगभग 90% टैरिफ लाइनों पर कटौती रियायतें प्रस्तावित हैं और 85% लाइनों पर चरणबद्ध शून्य शुल्क का पथ निर्धारित किया जाएगा। यानी भारत अब यूके के सामान पर टैरिफ कम करेगा। इस जैसे ब्रिटिश शराब हो गई, स्कॉच और विस्की, इस पर शुल्क को 150% से घटा के 75% किया गया सेटा लागू होने के साथ, और अगले 10 वर्षों में 40% तक इसे घटाया जाएगा, 75 से भी कम करके 40 लाया जाएगा। यूके की निर्मित कारों पर भी कोटा आधारित व्यवस्था को, शुल्क को क्या किया, 100% से घटा के 10% तक लाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यूके में क्या होगा, 99% जो भारतीय निर्यात होते जैसे कपड़ा, फुटवियर, रत्न, आभूषण, दवाएं, ऑटो पार्ट्स, इन सब पे यूके में शून्य टैरिफ मिलेगा, जिससे इन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से अधिक निर्यात करेगा, तो भारत में इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, बल मिलेगा। भारतीय जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जैसे गोवा की फेनी, जिसको शराब कहा जाता है, नासिक की वाइन, इनको भी विशेष संरक्षण मिलेगा। और सेटा के साथ प्रस्तावित दोहरे अभिसमय अंशदान अभिसमय की बात करें तो भारतीय पेशेवरों के लिए यूके में 3 वर्षों का सामाजिक सुरक्षा शुल्क भी दिया जाएगा, इसमें भी छूट है। और 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया कि वर्तमान में जो भी व्यापार मूल्य $56 बिलियन, उसको जो है कि हमें डबल कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं भारत और नामीबिया के संबंधों की बात करें। देखो नामीबिया में क्या है ना कि अभी अगर आप देखोगे, नरेंद्र मोदी जी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की 1 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे, और जो नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नतैतवा के निमंत्रण पर संपन्न हुई, और उन्होंने भारत दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम यूनियन साकू जिसे कहते हैं, इसके बीच वांछित वाणिज्यिक समझौते को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। अर्थात कह सकते हो कि मोदी जी ने क्या किया, भारत और दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन साकू के बीच में क्या है, वाणिज्यिक समझौते को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। अच्छा, साकू पे क्यों फोकस कर रहा है भारत, क्योंकि एक साथ हम इन 5 देशों के साथ हम व्यापार कर पाएंगे, जिसमें बोत्सवाना आता है, इस्वातिनी होता है, लेसेथो होता है, नामीबिया होता है, दक्षिण अफ्रीका। इसका ये सीमा शुल्क संघ है। अगर हम इन देशों के साथ यानी साकू के साथ अगर हम ये समझौता कर लेते हैं तो ये बेहतर होगा भारत के लिए। और कौन कौन से यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए, तो नामीबिया ने भारत की 2 प्रमुख वैश्विक पहलों, एक तो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI और वैश्विक जैव गठबंधन ईंधन गठबंधन जिसको ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, इनकी सदस्यता स्वीकार कर ली। तो नामीबिया अभी हाल ही में कौन से सदस्य बना, तो GBA का सदस्य बना और CDRI की बना। साथ ही साथ नामीबिया UPI की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया दुनिया में। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि UPI को जो है कि ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा रहा था कई सारे देशों में। यहाँ पर UPI को निर्मित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, UPI को रेगुलेट करने, संचालित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए नामीबिया पहला देश बन गया दुनिया का। क्लियर हो गई बात मेरी। UPI के यूज करना और उसकी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना, दोनों में डिफरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस यात्रा के दौरान नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिसिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस से विभूषित होने वाले प्रथम भारतीय नेता भी ये बने हैं। अब बात करते हैं भारत और ब्राजील की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने 8 जुलाई 2025 को ब्राजील की राजकीय द्विपक्षीय यात्रा पर रहे हैं, और इस दौरान अगर आप देखोगे PM मोदी जी को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है कि याद रख लेना इस तरीके से। और अगर हम देखें कि अगले 5 वर्षों में भारत ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया। ये बात हो गई। और बाकी समझौते वगैरह जो है ये सब नॉर्मल है, वही कॉमन समझौते आप पढ़ भी सकते हो। जब मैं PDF आपको आज इसकी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जिसमें नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों के हाईलाइट पॉइंट जो है कि कवर रहेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखोगे उल्लेखनीय है कि राजकीय यात्रा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 से 7 जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया था। लेकिन यहाँ पर जो इनकी मतलब कि प्रस्तुति थी ये 8 जुलाई को ये राजकीय यात्रा पे थे, द्विपक्षीय यात्रा पे। अब चलते हैं भारत अर्जेंटीना, क्योंकि इस समय मोदी जी साउथ अमेरिका में घूम रहे हैं तो इन्होंने सोचा अर्जेंटीना में भी घूम लिया जाए। तो 4 से 5 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अर्जेंटीना यात्रा भी द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा दी, जिसमें
मोदी जी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलोई जो वहां के राष्ट्रपति अर्जेंटीना से वार्ता की और दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। ध्यान रखना, अर्जेंटीना जो है भारत के खाद्य तेलों विशेष रूप से सोयाबीन तेल का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता में से एक है, यानी कि जो हमारे यहाँ सोयाबीन तेल आता है वो अर्जेंटीना से ही मुख्य रूप से आता है। और त्रिनाद टोबैगो की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 जुलाई 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनाद टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस समय यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से मुलाकात की इन्होंने और सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिनाद टोबैगो की संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी संशोधित किया और वहाँ के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर से भी वार्ता की इन्होंने। ठीक है, तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर देखोगे कि दोनों नेताओं ने या दोनों नेता ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अधिक एकजुटता के लिए सहयोग करने के लिए भारत कैरिकॉम समझौते को मजबूत करने पर सहमत हुए और त्रिनाद टोबैगो यूपीआई आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है। देखो, यूपीआई आधारित प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे देश अपना चुके हैं हमारे भारत के, जो है कि चाहे मालदीव हो चाहे फ्रांस हो, कई सारे देश ऐसे अपना चुके हैं। लेकिन अगर हम कैरिबियन कंट्रीज की बात करेंगे तो त्रिनाद टोबैगो जो है कि पहला कैरिबियन कंट्रीज है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप अपने मैप में जब देखोगे नॉर्थ अमेरिका के नीचे मैक्सिको की खाड़ी होती है, मैक्सिको की खाड़ी में एक कैरिबियन सागर होता है और उसके राइट में जब आप अटलांटिक महासागर की ओर थोड़ा सा बढ़ोगे तो वहीं पे आपको क्यूबा, घाना और वहीं पे 5-6 आइलैंड देखने को मिलेंगे लाइन से, वहीं पे त्रिनाद टोबैगो भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये पहला कैरिबियाई देश है जो यूपीआई प्लेटफॉर्म आधारित अपना रहा है। और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनाद टोबैगो में हिंदी और भारतीय अध्ययन की 2 ICCR चेयर की पुनः स्थापना पर भी समझौता किया गया है कि हाँ, यहाँ पर ये भी स्थापित किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? चलो अब आगे देख लेते हैं, भारत और घाना के संबंधों को देखते हैं। तो देखिए 2 से 3 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाना की राजकीय यात्रा की और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत किया। घाना का राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना यह प्रदान किया गया और घाना के फीड घाना कार्यक्रम में भारत तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग देगा, ये जो है कि भारत का समझौता था। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है जो ये हो जाएगा, भारत क्रोएशिया हो जाएगा, भारत साइप्रस हो जाएगा, भारत अंगोला हो जाएगा, भारत चिली हो जाएगा। ये सारे संबंध मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि आप कहाँ से कवर करोगे, यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में इनके सारे 110 शॉर्ट नोट जो है कि क्लास बनाई थी। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हो। देखो फिर से मैं बताया तो यहाँ भारत क्रोएशिया हो गया, भारत पराग्वे हो गया, तो ये पूरी की पूरी लेक्चर 3 आप जाके इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ये आपकी प्लेलिस्ट है आई दृष्टि करंट अफेयर। देखो साइप्रस, अंगोला सभी कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है। तो चलो टॉपिक पे दोबारा चलो। तो अब यहाँ पे ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो अब हमें अगला पढ़ना है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। देखो जहाँ तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का मतलब हो गया कि कौन से ऐसे ऐसे काम हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे नेपाल में जो जेनजी का आंदोलन है। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसमें पूरी की पूरी कहानी मत रटने बैठ जाना कि कब कौन सा आंदोलन हुआ, कौन कौन जो है कि गोली मारी गई, कितने क्या, इससे कोई मतलब नहीं यार। भारत की कोई घटना नहीं है इंपॉर्टेंट, बस 2-3 बातें याद रखो कि कौन से प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे, कौन बने, अब क्या स्थिति थी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, बस यही चीजें। और यही आप मिस्टेक करते हो और आप पूरी की पूरी कहानी रटने लग जाते हो। अरे इतिहास थोड़े पढ़ना है नेपाल का, आप भारत में पढ़ रहे हो, यूपी की परीक्षा दे रहे हो, तो उतना ही पढ़ो जितना काम का प्रश्न आ सकता है। जैसे सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी, जो कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए लोगों को जेनजी कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है कि भाई अभी नेपाल विद्रोह में जेनजी बहुत चर्चा में थे, ये किस दौरान जो है कि पैदा होने वाली समुदाय को या कम्युनिटी कहा जाता है। तो 1997 से 2012 के मध्य युवाओं के द्वारा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में एक अभूतपूर्व आंदोलन देखने को मिला। अब ये पूरी की पूरी कहानी मैंने क्या किया है, स्किप कर दिया कि भैया कि कौन सा ट्विटर प्लेटफॉर्म बंद हुआ, नेपो किड्स हुए, नेपो बेबीज हुए, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। हाँ इतना देखोगे कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये वहां के प्रधानमंत्री थे। और साथ ही साथ इसमें जो बहुत चर्चा में रहा कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जला के मार दिया गया, तो वो प्रधानमंत्री कौन था ये पता होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में हुई आगजनी और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे मूवमेंट को जो है कि डायरेक्शन किसने दी थी, तो वो एक एनजीओ है, हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है, और इसके जो प्रमुख व्यक्ति एंड लीडर जो थे सुदन गुरंग थे, इनके द्वारा। और कई अन्य ऑनलाइन समूहों ने भी इस प्रदर्शन की अगुवाई की। तो इसका याद रखना हामी नेपाल। अब प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट को सबसे बड़ा समर्थन किस संगठन के द्वारा दिया गया, तो हामी नेपाल के द्वारा दिया गया, और इसके जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे, प्रमुख व्यक्ति वो सुदन गुरंग थे। तो ऐसी ही बातें बस प्रश्न बनेंगी, बाकी सारी कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की जी को सत्ता
का नेतृत्व सौंपने की सहमति बनी। ध्यान देना कि 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति पेडोल द्वारा सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने और संसद को भंग करने की घोषणा की गई और वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो थी ही थी 2016-17 के दौरान, साथ ही साथ अब वो पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी है। सुशीला कार्की जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है। ठीक है, तो ये यूपी से संबंधित भी थोड़ा हो जाती हैं। क्लियर होगी बात, और बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं यूनिसेफ की जो बाल रिपोर्ट आती है, बाल पोषण रिपोर्ट। यानी यूनिसेफ ने एक बहुत बड़ी जो है कि ओबेसिटी को लेकर एक चिंता प्रदर्शित की है। यूनिसेफ कहता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वैश्विक स्तर पे जो स्कूल आयु के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, सामान्यतः 5 से 19 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, और किशोरों में मोटापा, अल्प वजन यानी अंडरवेट से अधिक व्यापक कुपोषण की समस्या बन चुका है। यानी वो कह रहा है यूनिसेफ कि जैसे पहले अंडरवेट यानी अल्प वजन जो है कि सबसे बड़ी समस्या होती थी, लेकिन अब मोटापा, ओबेसिटी सबसे बड़ी समस्या बनकर आ रही है। ये इन्होंने बताया कि वर्तमान में 188 मिलियन बच्चे 5 से 19 वर्ष की उम्र में जो हैं वो मोटापे की श्रेणी में आते हैं। कितने? 188 मिलियन बच्चे। अगर हम फैक्ट की बात करें तो सितंबर 2025 में जारी यूनिसेफ की इस बाल पोषण रिपोर्ट यानी द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंट आर फेलिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में यूनिसेफ ने किस बीमारी पे फोकस किया? अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि अभी हाल ही में यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट जारी की है, इसमें किस समस्या पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया यूनिसेफ ने? मोटापे पे, अल्प पोषण पे, या मतलब अति अल्प वजन पे? इस पे तो फोकस रहेगा ओबेसिटी, मोटापे पे इसने फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि 188 मिलियन जो बच्चे हैं और किशोर हैं, जो कि प्रत्येक 10 में से एक मोटापे से प्रभावित हैं, जो 2000 में केवल 3% थे, अब 2025 में बढ़ के 9.4% बढ़ गया है। यानी इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है ये। क्लियर होगी बात? तो 100 में से 10 कह सकते हो, चाहे 9 में से 1, यानी 10% लगभग हो गए हैं इस समस्या से ग्रसित। और पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पूरी कहानी में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूनिसेफ ने सरकारों को खाद्य लेबलिंग, जंक फूड के विज्ञापनों एवं स्कूल में बिक्री पर प्रतिबंध और स्कूल में स्वस्थ खान पान नीतियां लागू करने, उद्योग के प्रभाव से नीतिगत फैसले को सुरक्षित रखने की अपील की है। यानी यूनिसेफ कहता है कि विभिन्न देशों की सरकारों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी से इस पे जो है कि अभी से नीतियां बनानी पड़ेंगी, नहीं तो आगे जाके ये समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड इथोपियन रेनाशा डैम। अगर हम इसकी बात करें, डैम की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट बन सकता है डायरेक्ट कि अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ग्रैंड इथोपियन रेनाशा डैम, जिसको GERD बोलेंगे, का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो गया है, जिससे इथोपिया और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा संभावना, राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद है। और यह ऐतिहासिक परियोजना किस नदी पर है, ये ध्यान देना। ये आपकी नील नदी जो है ना दोस्तों, उसकी सहायक एक नदी है जिसको कहते हैं मुख्य सहायक, ब्लू नील नदी पर निर्मित है, और इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2025 को किया गया। देखो, एक ब्लू नील नदी होती है और एक व्हाइट नील नदी होती है। इन दोनों को जब सूडान की राजधानी जो खार्तूम है वहां पर संयुक्त रूप से मिलन होता है, तब उसके आगे नील नदी के रूप में जानी जाती है, नाइल नदी कहते हैं, जो मिस्र में जो है कि डेल्टा बहुत बड़ा बनाती है। ठीक है, मिस्र को तो जो है कि नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो ध्यान देना, एक व्हाइट ब्लू नील और एक ब्लू नील, दोनों जो है कि नदियां होती है, व्हाइट नील, ब्लू नील, दोनों के संयुक्त रूप से खार्तूम में जाके मिलती है। तो ये किस पे है? नील की जो सहायक नदी है ब्लू नील, उस पे जो है कि निर्मित किया जा रहा है, और इथोपिया में ही निर्मित हो रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो वृहद जल विद्युत परियोजना, ध्यान देना, जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 5150 मेगावाट, या इन शॉर्ट कहोगे तो 5.15 गीगावाट, जो कि इथोपिया समेत आसपास के देशों को भी बिजली निर्यात कर सकेगा। अब यहाँ पे समस्या किसे आएगी? देखो, ब्लू नील नदी जो है कि और व्हाइट नील नदी मिलकर ही तो जो है कि नील नदी बनाती है। तो भैया, जब पहले ही आप इन नदियों के पानी को रोकना शुरू कर दोगे डैम बनाकर, तो आगे जितने भी देश होंगे, जैसे सूडान हो गया, मिस्र हो गया, इनको समस्या होगी पानी के संकट की, पानी की कमी होगी। इसी वजह से मिस्र और सूडान जैसे देशों ने क्या किया? इसका विरोध भी दर्ज किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखोगे इस परियोजना का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था और इस पर लगभग $5 बिलियन खर्च किया गया। मिस्र ने, या मिस्र के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर इस बांध के उद्घाटन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है, इस आधार पर कि भाई यहां से पानी का संकट होगा और पानी का अधिकतम प्रयोग जल विद्युत परियोजनाओं में किया जाएगा, जो कि वहीं का वहीं स्टोर हो जाएगा। तो हमारी जो आगे नील नदी आ रही है उसमें पानी की कमी देखने को मिलेगी, जिससे हमारा आर्थिक और सामाजिक रूप से संकट बढ़ जाएगा। तो ये जो है कि समस्या ध्यान दी गई। अब आते हैं रिपोर्ट की बात करते हैं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग।
ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करें तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जो कि आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। 9 सितंबर 2025 को आईएमडी के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है। इसमें 69 देशों को शामिल किया गया है, 69 अर्थव्यवस्थाओं को, जिसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है, जो कि हर साल ही रहता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, बहुत अधिक प्रतिभावान है। दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग आएगा, तीसरे नंबर पे आइसलैंड आएगा। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत इस सूची में 63वें नंबर पे है। 69 अर्थव्यवस्थाओं में कौन से नंबर पे भारत, 63वें नंबर पे है। जबकि 2024 में कौन से नंबर पे था, 58वें नंबर पे था। तो ये याद रख लेना। और जो अंतिम स्थान है वो मंगोलिया का है। किसका है, मंगोलिया का है, जो रूस और चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इजराइल का यमन में हूती मंत्रिमंडल पे हमला। अब देखो, जो भी ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो भी एक देश दूसरे देश को गोली मार रहा है, मिसाइल मार रहा है, इसमें कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी कहानी नहीं पढ़नी है कि इस दिन अमेरिका ने मारा, इस दिन इजराइल ने मारा, इस दिन ईरान ने मारा, ये सब नहीं पढ़ना है। ये आपके भारत का नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहा है कि आपको पूरा बताना है गांधी जी की प्रक्रिया को या नेहरू की या कांग्रेस की, नहीं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जैसे 28 अगस्त 2025 को इजरायली वायुसेना ने यमन के सेना में ऑपरेशन लकी ड्रॉप या ड्रॉप टू लक, हिब्रू नाम जिसको हम कहते हैं टिपत मजल के तहत हुती नेताओं पर एक लक्षित हमला किया, और जिसमें हुती के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी सहित कई वरिष्ठ मंत्री मारे गए। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि इजरायली वायुसेना के द्वारा यमन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन लकी ड्रॉप या ड्रॉप टू लक ये कहा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है। जिसमें कौन मरा, तो जिसको हिब्रू के नाम में टिपत मजल भी कह सकते हैं, तो हुती के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मृत्यु हुई। अब इस पूरी घटना में एक बात याद रखना कि इजरायली हमले के बाद 30 अगस्त को हुती के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद मिफ्ता जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि जो मुख्य प्रधानमंत्री थे वो तो मर गए। तो ये पूरी घटना थी बस। अब इसमें पूरी कहानी पढ़नी जो होती है। इंडोनेशिया में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं। गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना, ये भी छोड़ दो, योजना बना रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको, ठीक। और इसी तरीके के टॉपिक हमने स्किप किए। अब रूस यूक्रेन युद्ध 2025 के अद्यतन, अरे भाई पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आज तक तो निपट नहीं पाया, तो क्या ही प्रश्न पूछेगा आयोग। बस इतना याद रखना कि यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। याद होगा, ये कई सालों से आप रटते चले आ रहे हो कि यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। अब हम आते हैं भारत नेपाल सीमा विवाद। अब देखो, नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद हो रहा है, तो इसको हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा विवाद में मुख्यतः 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो विवाद के कारण बनते हैं। एक तो लिम्पियाधुरा, एक काला पानी और एक लिपुलेख। ये त्रयी कहे जाते हैं, यानी कि ट्रिपल, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख। देखा जाए तो ये तीनों ही जिले आपके, लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, लिपुलेख, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब नेपाल क्या कहता है कि नहीं भैया, ये तो हमारे क्षेत्र का हिस्सा है, ये गलत तरीके से भारत इंटरप्रिटेट कर रहा है इस पे। और ये ऐसा वो अपने मन से नहीं करता, वो चाइना के बल पे करता है इस तरीके, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र उनको डिस्टर्बेंस करते रहना है। अब देखो यहाँ पे नेपाल इन्हें महाकाली नदी, यानी कि महाकाली नदी या काली नदी के पूर्व अपने भूभाग दार्चुला जिले का हिस्सा मानता है, जबकि भारत का स्पष्टता मानना है कि यह क्षेत्र उनके ऐतिहासिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। कब से आ रहे हैं, जब भारत ने, मतलब अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक सुगौली की संधि की थी 1816 की। देखो 1814 से लेकर 1816 तक जो है कि नेपाल वॉर हो रहा था, भारत मतलब ब्रिटिश और आंग्ल नेपाल वॉर हुआ था। इसमें आपको बताना है कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक, ये आपको बताना है। और इसी दौरान सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, और सुगौली संधि में काली नदी को सीमा माना गया था, लेकिन नदी के स्रोत को लेकर स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, और जिससे इस क्षेत्र की सीमा विवादित बनी हुई है कि भैया नदी को तो मान दिया गया, लेकिन नदी जहां से उभर के आ रही है वो क्षेत्र किसके पास जाएगा। और यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच में अक्सर ये विवाद बना रहता है। देखो, लिपुलेख दर्रे से होकर भारत चीन व्यापार को 2020 में गलवान घाटी मुद्दे को लेकर कोविड-19 के कारण जो अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी अगस्त 2025 में चीनी विदेश मंत्री की ओर से भारत यात्रा के दौरान भारत चीन ने स्थल मार्ग लिपुलेख दर्रे सहित व्यापार की पुनर्बहाली पर सहमति जताई कि हम लिपुलेख दर्रे से ही व्यापार कर सकते हैं। तो 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख को अपने क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। और लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पॉइंट के निकट स्थित है, और यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, ये भारत में कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जो आपका आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता है।
अगर इसकी हम बात करें तो देखो एशिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित दक्षिण काकेसस साउथ काकेसस के नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से विवाद चला रहा है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौता हुआ, इसमें किस क्षेत्र को लेकर विवाद था। बस ऐसे ही प्रश्न यूपी पीसीएस बनाता है, बहुत डिटेल नहीं बनाता है कि आप पूरा एक लाइन टू लाइन रखते रहो, नहीं। क्या प्रश्न बन सकता है, तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर था। अगला प्रश्न यह बन सकता है कि वर्तमान में जब संधि समझौता हो गया तो इस क्षेत्र पर अब किसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की जा रही है, किसके अंतर्गत माना जाएगा। तो आगे हम इसको समझेंगे। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से विवाद चला रहा था। 8 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में आर्मेनिया और अजरबैजान ने इस लंबे संघर्ष को समाप्त किया और इसके शांति समझौते के मसौदे पर प्रारंभिक हस्ताक्षर करे। जब वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है, यानी कि जो तीसरा पक्ष होगा वो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष के अंत की दिशा में अमेरिका की मध्यस्थता में यह प्रारंभ हुआ और इसमें ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये जो एक स्ट्रेटजी शुरू की है ट्रंप ने कि जहां जहां पर द्विपक्षीय मुद्दे हैं दो देशों के बीच में, वहां वहां पर क्या किया जाएगा, ट्रंप के द्वारा इस तरीके से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्थापित की जाएगी ताकि वैश्विक स्तर पर जो है कि सहयोग हो सके। और याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लगातार मीडिया में एक बात निकल कर आई थी कि ट्रंप के कहने पर जिन्होंने वाणिज्यिक और व्यापारिक धमकी दी थी तब जाके सीज फायर हुआ था। तो ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच में भी इंटरफेयर किया, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में इंटरफेयर कर रहा है और भी ऐसे अभी हम पॉइंट पढ़ेंगे जहां पर अलग अलग देशों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। यानी ट्रंप अपनी वर्चस्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, अमेरिकी वर्चस्व को। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो प्रश्न एक और बन सकता है कि अब यहां पर देखोगे रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित होगा जो आर्मेनिया होते हुए अजरबैजान के मुख्य भूभाग को आर्मेनिया के दक्षिण पश्चिम स्थित से जोड़ेगा। तो कुल मिला के भैया ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा था नागोर्नो कराबाख, ये किसके क्षेत्र में आया, तो आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान की संप्रभुता को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया। यानी ये जो मुद्दा था नागोर्नो कराबाख का, ये अब अजरबैजान के अंतर्गत ये क्षेत्र घोषित कर दिया गया और आर्मेनिया ने इसको स्वीकार भी कर लिया। ऐसी थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष, इसमें भी जो है कि आपके ट्रंप महोदय घुसेंगे। देखो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद औपनिवेशिक युग के सीमांकन और प्राचीन खमेर हिंदू मंदिरों के स्वामित्व से संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा है कि खमेर हिंदू जो प्राचीन मंदिर है इस पे थाईलैंड की प्रभुसत्ता रहेगी या कंबोडिया की रहेगी। अब ये पूरी कहानी हमने नहीं पढ़ी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। अब बात करेंगे तिब्बत में चीन के बृहद बांध परियोजना। अच्छा, इसको मैंने क्यों नहीं आगे पढ़ा, क्योंकि पूरी कहानी नहीं पढ़नी, बस हमको इतना याद रखना है कि भैया थाईलैंड कंबोडिया के बीच में संघर्ष का क्या मुद्दा था, तो ये था तिब्बत में चीन की बृहद बांध परियोजना। देखो चीन ने तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र जिसको हम लोग बोलेंगे नियांगची में प्रीफेक्चरल शहर में यारलुंग सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, तिब्बत में यारलुंग सांगपुत्रा के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इससे पहले थ्री गॉर्ज डैम तो थे पहले से ही, लेकिन ये एक सबसे बड़ा जो है कि शुरू किया गया है। यह बांध परियोजना मोटुओ या मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन के तहत निर्मित की जा रही है। किसके द्वारा, मोटुओ या मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन के तहत, और इसको आधिकारिक रूप से 19 जुलाई 2025 से इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका शिलान्यास चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के द्वारा किया गया और यह परियोजना पूरी होने पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, यानी जल विद्युत परियोजना होगी सबसे बड़ा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां से 60,000 मेगावाट यानी कि 60 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी, जो कि चीन के थ्री गॉर्जेस बांध जिससे केवल 22,000 मेगावाट यानी 22 गीगावाट की उत्पादित होती थी, उसकी अपेक्षा सबसे बड़ा जो है कि हो जाएगा अब। तो 60 गीगावाट का जो है कि विद्युत प्रोडक्शन यहाँ से हो सकेगा। और इसमें देखते हैं तो यह परियोजना 2030 के दशक तक पूर्वार्ध तक संचालित होने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे वाटर बम करार दिया, जो कि सीमा के नजदीक होने के कारण एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है कि बांध बनने से एक तो पानी में जो है कि कमी होगी, तो पानी का सूखा पड़ेगा, और अगर बाय डिफॉल्ट अगर बांध कभी क्रैश करता है, टूटता है भूकंपीय घटना से, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाएगी, लैंडस्लाइड होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अरुणाचल प्रदेश के सियांग नदी के ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रगति शामिल है, ये सारी चीजें। अब इजराइल का सीरिया पर हमला, इसको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इस पूरी घटना को। ठीक है, अब हम चलते यूनेस्को की समिट की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र। देखो पूरी कहानी मैं पढ़ा जरूर दे रहा हूँ, लेकिन इसमें 2 ही 3 बातें पूछ सकता है क्वेश्चन में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यूपीएससी जैसा जब एग्जाम जो है कि नॉर्मली 2024 में 23 में नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है, तो यूपी पीसीएस क्या ही पूछेगा। फिर भी हम समझते हैं। देखो 47वां जो वार्षिक सत्र था वो 6 से 16 जुलाई को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो कि यूनेस्को के मुख्यालय में ही संपन्न किया
क्योंकि पेरिस में तो यूनेस्को का मुख्यालय है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बुल्गारिया के प्रोफेसर निकोलाय नीनोव ने की थी। किसने? बुल्गारिया के प्रोफेसर ने की थी। और इसमें 26 नए स्थलों को शामिल तो किया गया, लेकिन अफ्रीका के 3 स्थलों को खतरे की सूची से भी बाहर कर दिया गया, यानी उसका सरकार के द्वारा बेहतर संरक्षण किया गया, तो अब उसकी जो है कि टेंशन कम कर दी गई। ध्यान देना कि गत वर्ष 46वां जो सत्र हुआ था वो भारत में पहली बार आयोजित किया गया था, दिल्ली में, जहां पर आपको याद होगा कि मोइदम्स जो टीले थे, मोइदम्स वाले असम का, जिसको 43वीं जो है कि विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि भैया कि जो 47वें विश्व धरोहर है, मतलब समिट हुई, उसमें 3 ऐसे कौन से प्लेसेस थे अफ्रीका के जिनको खतरे के बाहर किया गया? तो देखो, मेडागास्कर का एक तो था अतिस नानाना के वर्षावन, ठीक है, और मिस्र के अबू मेना और लीबिया के गदामेस का पुराना शहर, इन तीनों को क्या किया गया? संकट के धरोहरों से बाहर कर दिया गया। यानी मेडागास्कर शामिल है, मिस्र शामिल है और लीबिया शामिल है। अब बात करेंगे भारत के लिए, तो भारत को भी इसमें 44वां जो है कि विश्व धरोहर शामिल मिला। जैसे मराठा सैन्य परिदृश्य को धरोहर की सूची में शामिल किया गया और अब टोटल भारत के 44 हो गए। अब इस मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले आते हैं दोस्तों? 12 किले आते हैं। वो 12 किले कौन कौन से? देखो, रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़, संदीदुर्ग, लोहागढ़, विजयदुर्ग, सालेर, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी, पन्हाला, ये सभी तो महाराष्ट्र में, लेकिन एक ऐसा दुर्ग है जो तमिलनाडु में जा रहा है, वो है जिंजी किला या जिंजी दुर्ग। ये तमिलनाडु में, तो प्रश्न अगर बनना भी हो ना कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो तमिलनाडु में है, तो जिंजी किला। और कुल धरोहर कितनी हो गई भारत, मतलब विश्व की? 1248 टोटल हो गई। भारत की बात करें तो भारत की 44 हो गई, जिसमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो जैसे 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य हो गया, लेटेस्ट वाला, महाराष्ट्र तमिलनाडु में विस्तारित है। 2024 में 43वीं थी मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का और होयसल के पवित्र समूह मंदिर, यही यूपीएससी ने पूछा था। और 2021 का धौलावीरा हड़प्पा कालीन शहर गुजरात और काकती रुद्रेश्वर रंपा मंदिर तेलंगाना का। तो ये लेटेस्ट वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि अगर पूरे विश्व में बात करें तो सबसे अधिक इटली में कितने? सबसे अधिक इटली में धरोहर है, दूसरे नंबर पे चाइना में 60। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग 6ठे स्थान पे है। अब आ जाते हैं, बुल्गारिया को यूरो जोन में प्रवेश की स्वीकृति मिल चुकी है। कैसे मिली है, क्या मिले, इसको देख लेते हैं। देखो, 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संसद ने भारी बहुमत से बुल्गारिया के यूरो मुद्रा अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की अब आधिकारिक मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी, और वह यूरो जोन का 21वां सदस्य हो गया। कौन सा सदस्य हो गया? 21वां सदस्य हो गया। यूरो जोन कुछ और नहीं, यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं 28-29 मेंबर, इन्हीं के द्वारा एक मुद्रा जारी की गई थी, साझी मुद्रा, जिससे आपस में व्यापार कर सकते हैं, तो उसको यूरो जोन नाम दे दिया गया। ठीक है, यूरो जोन, यूरो का मतलब होगा यूरोप के एरिया में रहने वाले देशों के लिए यूरो जोन हो गया। अब इनको अपनाने वाले देश क्या करते हैं? अपनी जो लोकल करेंसी होती है उसको समाप्त करके यूरो जोन को अपना लेते हैं। अब यूरो जोन के लगभग जो सदस्य हैं उसमें अगर आप देखोगे, क्रोएशिया शामिल हुआ था 1 जनवरी 2023 में 20वें सदस्य के रूप में, और बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से 21वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है कि रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल हुए थे। तो शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? वीजा फ्री जो है कि ट्रैवल करने की बात होती है, जिन देशों के बीच में ये होता है। पूरी कहानी में इसमें समझाता हूं आपको। 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए थे। वर्तमान में कुल 29 देश शामिल हो चुके हैं शेंगेन में। शेंगेन क्या होता है? तो देखो, यह एक आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है, यहाँ आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं होता है। इस क्षेत्र में शामिल देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्देश्यों के लिए कॉमन वीजा नीति मुख्यतः संक्षिप्त प्रवासी 180 दिनों में की अवधि में 90 दिनों तक के लिए संदर्भ में अपनाया गया। यानी कि अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी देश में जाना है तो आपको कोई कॉमन वीजा की एक पॉलिसी अपना लेनी है, यानी एक ही वीजा बनवा के आप पूरे देश में घूम सकते हो, जहां पे भी शेंगेन का प्रभाव रहता है। हालांकि 1985 में सबसे पहले शेंगेन, जो कि लग्जमबर्ग में आता है, शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और इस समझौते पर मूलतः बेल्जियम, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे 1985 में। पश्चिमी जर्मनी क्यों? क्योंकि 1991 में जो है कि जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उससे पहले वो पूर्वी और पश्चिमी में बटा हुआ था। और उपयुक्त समझौते के अभिसमय के तहत 26 मार्च 1995 को शेंगेन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यही शेंगेन की कहानी है जो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। शीर्ष तालिबानी नेताओं के विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट आया हुआ है। क्या होता है भैया? ये भी कोई कहानी पढ़ने की नहीं, बस इतना जान लो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, उसने 8 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान के तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंखुदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल्ला हकीम हक्कानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आईसीसी के द्वारा मार्च 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी वारंट जारी हुआ था, और नवंबर 2024 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
ठीक है। इसमें बस यही होता है कि वो जिसके खिलाफ जो है कि वारंट जारी किया था उसे अपने देश में तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अन्य देशों में जो है कि ऐसी हिमाकत की जाती है। अब पेरू में प्राचीन शहर की खोज की गई। पेरू कहाँ पे है? अगर आप देखोगे चिली के ऊपर पेरू है, साउथ अमेरिका का जो है कि पार्ट है, ये पैसिफिक ओशियन के तट पर है। जुलाई 2025 में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने पेरू के उत्तरी लीमा क्षेत्र हुआरा प्रांत में लगभग 3500 से 3800 पुरानी एक प्राचीन नगरी पेनिको की खोज की। किसकी खोज की? पेनिको को। तो पेनिको क्या है? ये पेरू में खोजा गया एक प्राचीन शहर का खोज है, ठीक है, जो मुख्य रूप से किस समय था? सामाजिक व्यापारिक केंद्र था, तटीय पर्वतीय और अमेजन क्षेत्रों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का सेतु का काम करता था। अब यहाँ पर आ जाओ सीरिया की अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता। देखो सीरिया को क्या है कि हालांकि अमेरिका ने लगभग 10-12 साल से प्रतिबंधित कर रखा था, लेकिन अब क्या है, असद शासन जब समाप्त हो चुका तो उसके बाद अमेरिका ने सीरिया पर लगे सारे प्रतिबंध हटाने की घोषणा शुरू कर दी है, जिससे उस देश का पुनर्निर्माण हो सके, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी ओर अंतर सरकारी संगठनों में भी सीरिया की निलंबित सदस्यता को दोबारा पुनर्बहाल किया जा रहा है, जिन जिन जगह से उनको निलंबित कर दिया गया था। जैसे अगर आप देखोगे कि इसके बाद ही जैसे अमेरिकी प्रतिबंध हटने लगा तो यूनियन फॉर द मेडिटेरियन में प्रवेश मिल गया, क्योंकि यूएफएम यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय देशों का एक संयुक्त मंच है, जहां पे 2008 में बार्सिलोना में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 14 वर्ष के स्वनिलंबन के बाद सीरिया की भागीदारी शुरू हो गई इसमें। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में भी 13 वर्षों के अंतराल के बाद सीरिया की सदस्यता बहाल की गई है। हालांकि ओआईसी की स्थापना 1969 में मुख्यालय जिद्दाह में है, तो ये भी जो है कि, और साथ ही साथ अरब लीग की भी सदस्यता में वापसी हुई है, अरब लीग में भी इसकी सदस्यता वापस हो रही है। हालांकि अरब लीग की स्थापना की बात करें तो एशिया और अफ्रीका के कुल 22 सदस्यों के द्वारा की गई है, मतलब वर्तमान में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और मिस्र में काहिरा जो है वहां पर मुख्यालय है। हालांकि भारत भी इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है अरब लीग में। अब आ जाते हैं जो है कि शायद काहिरा मिस्र में नहीं है दोस्तों, काहिरा बताइएगा कॉमेंट करके, याद नहीं आ रहा है इस समय मुझे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2025। जुलाई 2025 में चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट जो है कि जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि दुनिया का सबसे उदार देश कौन सा है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया विश्व का सबसे उदार देश है, जहां वर्ष 2024 में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत आय का औसतन 2.83% यानी लगभग 3%, 100 रुपए अगर वो कमा रहे हैं तो 100 में से 3 रुपए उन्होंने दान कर दिए। ये नाइजीरिया की स्टेटस है। सेकंड नंबर पे आप मिस्र को देख सकते हो, जहां लगभग 2.5 रुपए दान किए जा रहे हैं, और थर्ड नंबर पे चीन और घाना है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की भी काफी अच्छी रिपोर्ट बनी है इस बार। भारत को इसमें कतर एवं यूएई के साथ संयुक्त रूप से 7वें नंबर पे रखा गया है, और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में भारत 26वें स्थान पर था। अब आ जाते हैं रूस के द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दे दी गई भैया। तालिबान सरकार अफगानिस्तान में, पता है ना, देखो जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संदेश दिया। यह निर्णय केवल अफगानिस्तान की राजनीति को ही नहीं बल्कि भारत, मध्य एशिया और वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि 3 जुलाई को ही मॉस्को स्थित अफगानी दूतावास में पूर्ववर्ती शासन का जो झंडा था ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इसके 3 रंगों वाले ध्वज को उतार दिया गया और उसके स्थान पर तालिबान सरकार का श्वेत श्याम ध्वज को फहराया गया। तो इससे यह समझ में आता है कि आप दूतावास पे जिस देश के झंडे को फहरा रहे हैं, आप उसको मान्यता दे रहे हो, और इस तरीके से रूस अफगानिस्तान की इस तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश हो गया। इससे पहले अभी तक किसी भी देश ने तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी थी। अब यहाँ पर रूस वही गलती कर रहा है जो अमेरिका ने शुरू में ISIS को पालने की गलती की थी, ठीक वही रूस भी कर रहा है कि तालिबानी शासन को हम पालेंगे पोसेंगे, जो चाइना और पाकिस्तान को तो समर्थन करेंगे, लेकिन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनको परेशान करेंगे, उनको जो है कि आतंकवाद बढ़ाएंगे। लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भारत में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलो एक और हम बात करते हैं कि डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता किया गया है। तो ये भी क्या चीज़ है? अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो तथा रवांडा ने जून 2025 में महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य है पूर्वी DR कांगो में दशकों से जो जारी संघर्ष था उसको समाप्त किया गया। और ये भी 27 जून 2025 को वाशिंगटन DC में DR कांगो और रवांडा के विदेश मंत्रियों में हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें अमेरिका ने फिर यहाँ पर भी मध्यस्थता की है, ठीक है। और बाकी इस समझौते को जो नाम दिया गया वो वॉशिंगटन अकॉर्ड के नाम से दिया गया। क्या नाम दिया गया? वॉशिंगटन अकॉर्ड। एक आता अब्राहम अकॉर्ड, याद होगा आपको, तो उसको जरा कमेंट करके बताइएगा। अब्राहम अकॉर्ड जो 1955 के आसपास शुरू हुआ था।
तो ये पूरे टॉपिक आपके कवर हो गए आईआर में। अब हम चलते हैं और आगे की जो घटनाक्रम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की हम बात करेंगे, तो उनको भी अपडेट, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक नहीं पढ़े ना या हाईलाइट नहीं किया, ये ऑलरेडी हमारे नोट्स में क्लास में मैंने बना रखे हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया भी है, तो वहाँ से आप रिविजन कर सकते हो या फिर वहाँ से आप उसकी PDF को भी परचेस कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब आपकी मुश्किल से 15 मिनट की क्लास और बची हुई है, तो इसको देखते हैं। तो एससीओ के शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। देखो एससीओ के जो शिखर सम्मेलन था, 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तियानजिन वहाँ का क्षेत्र होगा, शहर होगा, प्रांत होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये याद रखना 25वां शिखर सम्मेलन था, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को कहाँ पे सफल हुआ? चीन में। इसकी जो थीम थी, अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, और अगर हम बात करें इसके ध्येय वाक्य यानी मोटो की, तो एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ इन एक्शन। अब इसमें शामिल कौन कौन से देश हुए? देखो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, हालांकि सी जिनपिंग ने तो इसकी अध्यक्षता की क्योंकि वहीं पे आयोजित हुआ, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, फिर रूस, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ध्यान देना इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं, मध्य एशिया में जो 5 देश है ना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है। यहां से तियानजिन घोषणा पत्र एक जारी किया गया जिसमें आतंकवाद निरोध, आर्थिक सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया। साथ ही साथ एससीओ विकास बैंक, जैसे ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, एससीओ भी विकास बैंक की स्थापना के निर्णय के साथ 2035 तक समग्र वैकासिक सहयोग के लिए एससीओ विकास रणनीति तय की गई। यानी एससीओ भी अपना एक डेवलपमेंट बैंक ओपन करने की बात कर रहा है। और अगर हम बात करें, अब तक एससीओ के पर्यवेक्षक और वार्ता भागीदार रहे देशों को अब एक नया टाइटल दिया गया कि अब ये एससीओ के भागीदार देश हो चुके हैं, जिसमें लाओस भी शामिल हो गया। तो एससीओ में कुल 10 पूर्ण सदस्य हो चुके हैं और 17 भागीदार देश हो गए। तो 10 पूर्ण जो सदस्य देश हुए हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो इसकी स्थापना तो हुई थी 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये टोटल ही 6 देश थे। 4 देश और ऐड होते हैं, भारत पाकिस्तान 2017 में ऐड होते हैं, ईरान 2023 में ऐड होता है, बेलारूस 2024 में ऐड होता है। तो वर्तमान में 10 इसके पूर्ण सदस्य हो गए। ये हो गई एससीओ की कमेटी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो अभी 25वां शिखर सम्मेलन चाइना में हुआ, तो 26वां कहाँ पर होगा मेरे दोस्त? 2026 में किर्गिस्तान में होगा, और 2025-26 में एससीओ की अध्यक्षता कौन करेगा? फिर किर्गिस्तान करेगा। अब आ जाते हैं फिलिस्तीनी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को 2 राष्ट्र के सिद्धांत पे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव था, जो 3 दिसंबर 2024 को आया था, 79/81, इसको 28-30 जुलाई 2025 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में फिलिस्तीनी प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराष्ट्र समाधान के क्रियान्वयन हेतु आयोजित किया गया। इसका जो उद्देश्य था कि गाजा युद्ध की पूर्णतः समाप्ति की जाए, जो इजराइल लगातार गाजा पे युद्ध कर रहा है, द्विराष्ट्र समाधान का क्रियान्वयन किया जाए और क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व स्थापित किया जाए। सम्मेलन का संचालन सह अध्यक्ष फ्रांस और सऊदी अरब ने किया। इसमें 125 देशों ने भाग लिया, भारत ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसमें भाग नहीं लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भारत का स्टैंड क्या था। ये अगर हम देखें, वैसे तो 193 देशों में से 147 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए ताकि समस्या का समाधान हो। इंपॉर्टेंट है कि भारत को भी अगर देखोगे तो G20 के जो 10 देश हैं उनमें भारत जो शामिल है उसने भी फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। इसने फिलिस्तीनी राष्ट्र को एक अलग रूप में मान्यता दी। अभी तक क्या होता था कि भारत फिलिस्तीन को नए राष्ट्र या संयुक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता था। इजराइल के साथ ही अपनी कूटनीतिक संबंधों को, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बढ़ा के आगे चल रहा था 1992 से ही। लेकिन अब भारत ने स्टैंड ले लिया है कि भैया हम फिलिस्तीन को एक न्यू कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो समाप्त हो और विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। राइट, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। तो वर्तमान में आधिकारिक ब्रिक्स वेबसाइट के अनुसार अब इसके एक टोटल 11 पूर्ण देश हो गए। सबसे पहले बात करेंगे 5 सदस्यों की, जो ब्राजील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश तो पहले से थे। 24-25 के दौरान 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें मिस्र हो गया, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। अल्जीरिया ने भी हालांकि इसमें अपनी सदस्यता की रुचि दिखाई थी, लेकिन बाद में अल्जीरिया के प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति, उन्होंने इस सदस्यता को रद्द कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत किया जाएगा। और राष्ट्रपति
जो लूला डी सिल्वा ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। और साथ ही साथ ध्यान देना कि इसमें नवीनतम जो पूर्ण सदस्य हुआ जनवरी 2025 में इंडोनेशिया, ये भी इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें जो पार्टिसिपेट हो रहे थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 तो थे ही थे। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ये 6 देश और शामिल हुए। तो टोटल 11 देश जो है कि आपके शामिल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन देशों के साथ साथ यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी पार्टिसिपेशन किया, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने भी पार्टिसिपेशन किया, और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नागोंजी ओकोंजा-आइवाला ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो 24 में कजान रूस में हुआ था, और 17वां कहाँ पे हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 में, वो भारत में होने वाला है। एससीओ का मैंने कहाँ पे बताया, देखो एससीओ में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको कि कहाँ गया भैया एससीओ का, ये रहा। एससीओ का 2026 में किर्गिस्तान में होने वाला है, और ब्रिक्स का कहाँ पे होगा, भारत में होगा 2026 में। ठीक है, अब आते हैं नाटो शिखर सम्मेलन की बात। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 24 से 25 जून 2025 को द हेग नीदरलैंड्स में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें टोटल 32 सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रमुख विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ इस शिखर बैठक के नए जो नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे हैं, जिनका पदभार इन्होंने अक्टूबर 2024 में ग्रहण किया था। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लैंडमार्क जो डिसीजन लिया गया नाटो के द्वारा, इन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में सभी देश यानी 2035 तक सभी सदस्य देश अपनी रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ जीडीपी का 5% उस पर व्यय करेंगे। जो अभी तक कितना खर्च होता था, मात्र 2% से अधिक व्यय नहीं होता था, लेकिन अब जो है कि 2% की जगह 5% किया जाएगा। और इसमें फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो की सदस्यता ग्रहण कर गठबंधन में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया। स्वीडन भी सभी सदस्य देशों की सहमति से 2024 में नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य बन गया। तो 31वां फिनलैंड था, 32वां स्वीडन था। अब नाटो की बात कर लेते हैं तो नाटो एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जो कि 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों के वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी जो है कि स्थापना की गई थी। और अनुच्छेद इसका 5 कहता है भैया कि एक पर नहीं, कलेक्टिव सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि एक पर हमला यानी सभी पर हमला माना जाएगा, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें जो हैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ये ऑलरेडी मैंने उसी क्लास में करा रखा है जो मैंने यूट्यूब पर अभी आपको दिखाई है, बार बार नहीं दिखाऊंगा। सारी चीज़ें वहाँ पे देखो, सांग्रीला वार्ता भी मैंने वहाँ पे पढ़ा है, आसियान शिखर सम्मेलन सब कुछ पढ़ा रखा है। बस यहाँ पे बिम्स्टेक का एक टॉपिक था जो वहाँ पे शायद छूट गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया है कि 4 अप्रैल बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन पढ़ेंगे। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का 6ठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। सदस्य देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोगबे, म्यांमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हारिनी अमरसूरिया, और थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पेंटागॉन सिनावात्रा, क्योंकि अब इनको तो हटा दिया गया। तो इस तरीके से ये सभी लोग शामिल थे। इसकी थीम जो थी वो समृद्ध, प्रत्यास्थ और खुला बिम्स्टेक यानी प्रॉस्पेरियस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। अब यहाँ पर देखो कि सम्मेलन के अंत में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक की अध्यक्षता अगले शिखर सम्मेलन तक बांग्लादेश को सौंपी गई है। ठीक है, कि जब तक थाईलैंड के पास है तब तक तो है ही है, लेकिन अगली जो अध्यक्षता होगी वो बांग्लादेश करेगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के द्वारा 5 देशों ने मिलकर जो है कि की थी। 2004 में नेपाल ऐड होता है, भूटान भी इसके सदस्य के रूप में बन जाता है। मुख्यालय इसका ढाका में है। ये बात क्लियर होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन है, जैसे कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने 10 सितंबर को सेबेस्टियन लेकार्नू बने हैं, जो कि इमैनुअल मैक्रों ने जो है कि इनको नियुक्त किया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी हो गई, क्योंकि थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो पेंटागॉन सिनावात्रा, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थी फ्यू थाई पार्टी से, इनको जो है कि संवैधानिक न्यायालय ने वहाँ से क्या किया, हटा दिया, क्योंकि इनकी जो है कि कुछ दूसरे देशों से जो है कि बातें लीक हुई हैं, जिसमें ऐसा पता चला कि ये इन थाईलैंड में कुछ ना कुछ गलत काम करने वाली थे। तो इस तरीके से इनको हटाया गया। लेकिन अब वहाँ पे भूमजे थाई पार्टी के नए नेता अनुतिन चारनावेराकुल, इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसी तरीके से गुयाना में आम चुनाव हुए, तो वहाँ पे विजय प्राप्त करके राष्ट्रपति इरफान अली द्वितीय कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव नियुक्त किए गए। और ये सारी चीज़ें मैंने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, जर्मनी, ये सब वहाँ पे पढ़ा रखा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आपदा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में
घातक भूकंप आया 31 अगस्त 2025 को, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी 6.0 थी। और इसमें जो अफगानिस्तान के प्रमुख शहर थे जैसे कुनार, नांगरहार, लंगमान, नूरिस्तान, इन प्रांतों में प्रभावित होने के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर तक जो है कि इसका प्रभाव देखा गया। फिर इसी तरीके से रूस में कमचटका में भी भीषण भूकंप आया है। 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के निकट भीषण भूकंप आया और विश्व स्तर पर यह आया हुआ सबसे प्रभावी जो है कि शक्तिशाली और रिकॉर्डेड इतिहास का सबसे छठा सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप माना गया पूरे दुनिया में। अब तक 6 बार ऐसे जो है कि भूकंप आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 8.8 के आसपास था। तो ये पूरे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इकोनॉमी का रहेगा, शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमी में। तो ठीक इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात, इस पीडीएफ को जो हाईलाइट पीडीएफ है इसे मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है वीडियो के नीचे, या फिर आप ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके जो है कि सर्च करोगे, जहां पे 16,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। बाकी वो जो क्लास आप करेंगे हैंड रिटन नोट्स की, उसकी पीडीएफ आपको वहां पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से अब मैं जो आपके 800 प्लस एमसीक्यूज थे उसकी भी क्लास आज मैं शुरू करने वाला हूं, जो 300 क्वेश्चन और लगभग बचे हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।